नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस 10 मिनट शो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 2025-26 की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है रक्षा, सेना और कूटनीति। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। हाँ, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात है ना, तो सवाल बनते ही हैं। बिल्कुल। तो मेरे पास जो पहला नाम है वो है ऑपरेशन सिंदूर। पूरा नाम है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी। अब डीप स्ट्राइक के बारे में तो है ये, पर इसके राइटर को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैं बताती हूँ। इसके लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। अब इसे याद करने की ट्रिक बहुत ही सिंपल है। अच्छा, क्या ट्रिक है? ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सेना ने कोई ढील नहीं दी। मतलब ढील से ढिल्लन, ये तो सीधा दिमाग में बैठ गया यार। बहुत बढ़िया। सेना से ही जुड़ी एक और बहुत बड़ी किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की है। हाँ, जो हमारे पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं। राइट। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि ये किताब पब्लिश होने से पहले काफी विवादों में फंसी थी। मतलब ऐसा क्या था इसमें? देखिए, यही वो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है जो इस किताब को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। जब कोई पूर्व सेना प्रमुख संस्मरण लिखता है ना, तो वो बहुत सेंसिटिव होता है। इस किताब में अग्निपथ योजना और चीन के साथ जो सीमा विवाद हुए, उनके कुछ ऐसे पहलू थे जिन पर रक्षा मंत्रालय ने रिव्यू के लिए इसे रोक दिया था। ओहो, मतलब काफी इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी। बिल्कुल। तो जब कोई किताब रिलीज से पहले ही इतनी चर्चा में आ जाए, तो एग्जाम सेट करने वालों की नजर उस पर पक्का जाती है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। एकदम। इसी तरह की एक और किताब है कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर। इसके लेखक हैं मेजर जनरल रंजन महाजन। हाँ, और इसे याद रखने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं चाहिए, बस एक राइमिंग ट्रिक काम कर जाएगी। राइमिंग? हाँ। जैसे रंजन महाजन। हाँ, रंजन महाजन, लाइन ऑफ फायर। बस इस रिदम को 2-3 बार बोल लीजिए। एग्जाम में ऑप्शंस देखते ही सबकॉन्शियस माइंड से ये राइम खुद बाहर आ जाएगी। रंजन महाजन, लाइन ऑफ फायर। सही है। लेकिन अब एक ऐसे ट्रैप पर आते हैं जिसमें अच्छे लोग फंस जाते हैं। कौन सा ट्रैप? कूटनीति वाला। एक किताब है वाई भारत मैटर्स और दूसरी है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अब एग्जाम में दोनों ऑप्शंस में S जयशंकर और DY चंद्रचूड़ का नाम आ जाता है। वहां दिमाग घूम जाता है कि कौन सी किसकी है। हाँ, ये बहुत कॉमन ट्रैप है, लेकिन अगर आप इसके पीछे का लॉजिक समझ लें तो कभी गलती नहीं होगी। देखिए, वाई भारत मैटर्स का मतलब क्या है? यही कि पूरी दुनिया के लिए भारत क्यों जरूरी है। बिल्कुल। अब पूरी दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की अहमियत समझाने का काम किसका है? जाहिर है हमारे विदेश मंत्री का, S जयशंकर जी का। बस, तो विदेश मंत्री ही बताएंगे कि भारत क्यों मैटर करता है। और दूसरी तरफ है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो संविधान, कानून और देश के आंतरिक मामलों की व्याख्या कौन करता है? हमारे मुख्य न्यायाधीश, मतलब पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। एकदम सही। तो रूल बहुत सिंपल है। अगर बात ग्लोबल भारत की हो रही है तो जयशंकर जी, और अगर बात देश के संविधान की हो रही है तो चंद्रचूड़ जी। क्या बात है, ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब कभी मिक्सअप नहीं होगा। तो सेना और कूटनीति से बाहर निकलते हैं और सीधे चलते हैं खेल के मैदान पर। चलिए, स्पोर्ट्स तो वैसे भी सबका फेवरेट टॉपिक होता है। हाँ, लेकिन यहाँ आत्मकथाओं की इतनी लंबी लिस्ट है ना कि पूछिए मत। जैसे मेरे सामने है द राइज ऑफ द हिटमैन। अब टाइटल पढ़ते ही दिमाग में आता है कि भाई हिटमैन तो रोहित शर्मा है, तो उन्हीं की किताब होगी। और एग्जामिनर ऑप्शन ए में ही रोहित शर्मा का नाम देगा। बिल्कुल। लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है। अच्छा, तो ये रोहित शर्मा ने नहीं लिखी? नहीं, ये एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं। इसे एक बहुत ही मशहूर खेल पत्रकार है R कौशिक, उन्होंने लिखा है। अक्सर बाहर का इंसान एक खिलाड़ी के स्ट्रगल को ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है। तो याद रखिएगा, हिटमैन दिखे तो R कौशिक पे टिक करना है। बाप रे, ये तो सच में नंबर कटवाने वाला पॉइंट था। अच्छा वो आपने बता दिया। लेकिन शिखर धवन की जो किताब है द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, वो तो उन्होंने खुद लिखी है ना? हाँ, वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और इसे याद रखने की ट्रिक उनके पर्सनालिटी में ही है। धवन को सब गब्बर कहते हैं, है ना? हाँ, गब्बर। गब्बर हमेशा मैदान पर कैसे रहता है? एकदम बिंदास, सबसे अलग।
वो हमेशा दवानी रहता है। अरे वाह, गब्बर हमेशा दवान है, ये सही है। अगर थोड़े पुराने प्लेयर्स की बात करें तो एक अजीब सा टाइटल है, इन स्टम्प्ड। ये सैयद किरमानी जी की आत्मकथा है। वही ना, जो 1983 वर्ल्ड कप में विकेट कीपर थे? बिल्कुल वही। अब आप ही बताइए, एक विकेट कीपर का सबसे मेन काम क्या होता है? स्टंप करना। बस तो फिर उनकी पूरी जिंदगी स्टंप्स के पीछे गुजरी है, तो उनकी किताब का नाम स्टम्प्ड या इन स्टम्प्ड ही तो होगा। मतलब खिलाड़ी का जो हथियार है वही उसका टाइटल है। बहुत शानदार। तो इसी लॉजिक से आर अश्विन की किताब देखें, आई हैव द स्ट्रीट्स, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। इसको कैसे याद रखें? देखिए, अश्विन एक महान स्पिनर है और स्पिनर्स का जो असली जादू शुरू होता है ना, वो स्टेडियम में नहीं बल्कि मोहल्ले की छोटी छोटी गलियों में शुरू होता है। टेनिस बॉल से। हाँ, जैसे स्टार्टअप्स गैराज में शुरू होते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। उन गलियों में यानी स्ट्रीट्स में कम जगह होती है, तो बॉल को घुमाने के नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं। तो स्ट्रीट्स देखते ही आपको अश्विन की जादुई स्पिन याद आ जानी चाहिए। बहुत खूब, स्ट्रीट्स मतलब अश्विन। और इसमें दीपा मलिक की ब्रिंग इट ऑन भी है, जो पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं। हाँ, उनका तो जीवन ही ऐसा रहा है कि उन्होंने हर चुनौती को बोला है ब्रिंग इट ऑन, मतलब आने दो। तो ये टाइटल सीधे उनकी इच्छा शक्ति को दिखाता है। और एक किताब जो मुझे बहुत हटके लगी वो है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, जो चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा ने लिखी है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट है, क्योंकि हम हमेशा गेम को प्लेयर की नज़र से देखते हैं, लेकिन जब प्लेयर फॉर्म में नहीं होता तो उसकी फैमिली क्या फेस करती है, ये एंगल बहुत यूनिक है। सही बात है। तो खेल के मैदान से अब थोड़े भारी विषयों पर आते हैं, अर्थशास्त्र और पर्यावरण। सच बताऊं तो इकोनॉमिक्स की किताबों के नाम इतने बोरिंग होते हैं कि याद ही नहीं रहते। हाँ, जनरली ऐसा होता है, लेकिन जब कोई नोबेल प्राइज विनर कोई बहुत ही फनी या आम बोलचाल वाला नाम रख दे, तो वो एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक बन जाता है। जैसे अभिजीत बैनर्जी की किताब, इसका नाम है छौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। वेट, छौक मतलब दाल वाला तड़का? एक इकोनॉमिस्ट अपनी किताब का नाम छौक क्यों रखेगा? यही तो ट्रिक है। देखिए, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स बोलती है कि गरीब आदमी अपना पैसा सिर्फ जरूरी चीजों पे खर्च करेगा, जैसे ज्यादा कैलोरी वाला सस्ता खाने पर। लेकिन अभिजीत बैनर्जी बताते हैं कि गरीब इंसान भी अपनी उबाऊ जिंदगी में थोड़ा स्वाद चाहता है। वो अपनी छोटी सी कमाई में से थोड़ा सा पैसा एक टेस्टी छौंक के लिए खर्च करता है। ओहो, मतलब इकोनॉमिक्स में भी इमोशंस का छौंक लगा दिया। ये तो बहुत ही डीप थॉट है ना? तो नोबेल विजेता का छौंक आपको तुरंत याद आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हर इकोनॉमिस्ट इतना सिंपल नाम नहीं रखता। एक है द ग्रेट सैंक्शंस हैक। ये तो काफी डरावना सा टेक्निकल नाम है। डरावना है पर डिकोड करना आसान है। ये लिखी हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने। अब देखिए, सैंक्शंस मतलब जब बड़े देश किसी पर आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं। ये एक तरह से पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हैक करने जैसा है। हाँ, ये तो कोई आम आदमी नहीं समझ सकता। बिल्कुल, इतने बड़े लेवल की बैंकिंग और सैंक्शंस की बात वो ही कर सकता है जिसने देश का सेंट्रल बैंक चलाया हो। तो जैसे ही सैंक्शंस हैक वर्ड आए, तुरंत समझ जाइए कि ये आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की ही बात हो रही है। बहुत ही लॉजिकल है। और पर्यावरण वाले सेक्शन में किताब है वाइल्ड कैपिटल। ये नेहा सिन्हा ने लिखी है। अब इसे याद करने की ट्रिक बहुत ही मजेदार है। लेखिका का नाम है सिन्हा। सिन्हा किससे मिलता जुलता है? सिन्हा मतलब सिंह, शेर। हाँ, और शेर का नेचर क्या होता है? वो हमेशा वाइल्ड होता है। अरे वाह, तो वाइल्ड कैपिटल मतलब वाइल्ड से सिंह और सिंह से सिन्हा। ये वर्ड एसोसिएशन तो परमानेंटली लॉक हो गया। बस यही करना है एग्जाम में। एकदम। तो अब इकोनॉमिक्स से आगे बढ़कर हम आते हैं उस टॉपिक पर जो पीएससी एग्जाम्स का ऑल टाइम फेवरेट है, समाज और साहित्य। जो लोग सोसाइटी में चेंज लाते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी जी की। उनकी 2 किताबें हैं, करुणा द पावर ऑफ इम्प्रेशन और उनकी आत्मकथा दिया सलाई। अब इनको एक साथ कैसे याद रखें? एग्जाम में तो मिक्स हो जाएगा। नहीं होगा, बस ये एक लाइन याद रखिए। कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों के प्रति करुणा दिखाकर उनके अंधेरे जीवन में दिया सलाई जलाई। वाह,
करुणा दिखाकर दिया सलाई जलाई, मतलब एक ही लाइन में दोनों किताबें आ गईं और उनका काम भी समझ आ गया। बहुत बढ़िया। है ना। अब आते हैं सलमान रुश्दी पर। उनकी किताब है द 11th Hour, अ क्विंटेट ऑफ स्टोरीज। 11th Hour, इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, रुश्दी के नाम में ही एक वर्ड छुपा है, रश। रश मतलब क्या होता है? जल्दबाजी या भागदौड़। बिल्कुल। और हम जल्दबाजी कब करते हैं? जब टाइम खत्म होने वाला होता है, एकदम 11th Hour पर। तो बस रुश्दी मतलब रश, और रश होता है 11th Hour पर। क्या कमाल की ट्रिक है यार, रुश्दी, रश और 11th Hour। वो और रस्किन बॉन्ड की जो किताब आई है द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स, वो तो नाम से ही समझ आ रही है। बिल्कुल, रस्किन बॉन्ड का पूरा साहित्य ही पहाड़ों, छोटे शहरों और वहां के भूतों के इर्द गिर्द घूमता है। तो स्मॉल टाउन्स और घोस्ट दिखे तो सीधे रस्किन बॉन्ड पर टिक करना है। सही है। छोटे शहरों की बात हो गई तो महानगरों की भी कर लेते हैं। एक किताब है आमची मुंबई। ये बहुत प्यारी किताब है जो गुलजार साहब ने लिखी है। गुलजार साहब मतलब गानों वाले। हाँ, देखिए, मुंबई एक ऐसा शहर है जो सबको अपना बना लेता है, और गुलजार साहब के गानों में हमेशा वो आम आदमी वाला जमीनी जुड़ाव होता है। आमची का मतलब ये अपनी, तो वो अपनी वाली फीलिंग सिर्फ गुलजार साहब ही इतने अच्छे से लिख सकते हैं। बिल्कुल, आमची मुंबई मतलब गुलजार। अब इस सेक्शन के एंड में एक ऐसी किताब है जिसपे न्यूज और सोशल मीडिया पर खूब डिबेट चलती है, भारत दैट इज इंडिया। हाँ, देखिए, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। ये किताब कॉलोनियल बनाम सिविलाइजेशनल डिबेट पर है। इसके लेखक को लेकर इंटरनेट पर काफी विवाद और अलग अलग नाम चलते हैं। तो फिर एग्जाम के लिए क्या याद रखें? एग्जाम के दृष्टिकोण से और जो ऑफिशियल आंसर कीज होती हैं, उनके अनुसार आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, अभिजीत जोंग। ऑप्शंस में फंसाने के लिए और भी नाम होंगे, पर आपको किसी वैचारिक बहस में नहीं पड़ना है। हाँ, हमें तो बस अपना नंबर पक्का करना है। तो अभिजीत जोंग, भारत दैट इज इंडिया, बात खत्म। बिल्कुल। तो आज हमने आर्मी ऑपरेशन से लेकर स्पोर्ट्स ट्रिक्स, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर तक काफी कुछ कवर कर लिया। हाँ, और अगर आप ध्यान देना तो इन सब में एक बड़ा पैटर्न दिखता है। आज हमने जितनी भी किताबें देखी, उनके टाइटल्स हमारे देश के बदलते दौर को दिखाते हैं। जैसे उदर महूरकर की किताब ले लीजिए, माय इंडिया ऑफ नेशन फर्स्ट। हाँ, आजकल नेशन फर्स्ट वाली अप्रोच बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अरुण शौरी की किताब है द न्यू आइकॉन सावरकर, जो पुराने स्थापित विमर्शों को एक नए नजरिए से देख रही है। हमें इनमें कोई पक्ष नहीं लेना है, पर ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि आने वाले सालों में जो किताबें लिखी जाएंगी वो भारत की कौन सी नई कहानी सुनाएंगी। सच में ये बहुत ही सोचने वाली बात है। समय के साथ किताबें भी बदल रही हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 2025-26 की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार।